नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट महेश आपका सभी का स्वागत करता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ आपको ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का यही परेशानी है, जो डिफ़ॉल्टर्स है उनके यही मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर आर्बिट्रेशन की नोटिस आई। अब आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी तो हमारा आगे क्या होगा? क्या मेरा अकाउंट फ्रीज होगा? क्या मेरा घर गाड़ी बंगला कब जब्त हो जाएगा? क्या मैं जेल जा सकता हूँ? ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए मैंने ये आर्बिट्रेशन के जितने भी मेरे पास नोटिसेस आते हैं जो क्लाइंट के, तो उनके बिहाफ में जब हम उसका रिप्लाई देते हैं, कोई स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देते हैं, तो मैं जब तैयार करता हूँ ना, जो मैं ड्राफ्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आपको भी समझ में आ जाए, आपको भी समझे और आप उसको अच्छे से समझ लें कि अभी आपका क्या मतलब आगे क्या होने वाला है, या फिर आपको कैसे उसको ऑब्जेक्शन करना है, कैसे आपको उस इस इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कि मैं इस वजह से नहीं बनाऊँगा कि आपको लोन का पैसा बैंक का डुबाना है। बैंक का पैसा तो आपको देना है और बैंक के साथ आपको सेटलमेंट करना है। बट बैंक की कुछ इनलीगल यूनिलैटरल चीज़ें होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? इन चीज़ों के लिए मैं बस ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज ये जो मैं आपको आर्बिट्रेशन का जो आपको सामने नोटिस दिख रहा है ये स्क्रीन पे, वो नोटिस मैं आपको आप बहुत सारे लोगों को ये नोटिस आए होंगे कि आर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नोटिस, ये आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट नोटिस ये वाला, ठीक है? तो ये आप लोगों को आया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है? अब यहाँ पे करना यही है, जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है तो उसको हमें एक ऑब्जेक्शन देना है। अब ऑब्जेक्शन देके जो भी उन्होंने पेमेंट मेंशन किया है, या फिर जो भी उन्होंने आर्बिट्रेटर चुना है, या फिर जो जो भी उन्होंने जो कोई जैसे ये समाज जैसा एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इंस्टीट्यूशन होता है वो चुन लिया है, तो इनको हमें क्या करना होता है? ऑब्जेक्शन देना होता है। बट जब भी हम ऑब्जेक्शन देते हैं तो उस ऑब्जेक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, तो इसका भी मैं अभी जैसे ये सैंपल नोटिस है तो उसमें मैंने क्या डिफरेंस बनाया हमारे क्लाइंट का, और वो कैसे बनाया। जब भी आप आर्बिट्रेशन करते हो तो उसका एक आर्बिट जब भी लोन एग्रीमेंट बनता है तो उसमें एक क्लॉज होना चाहिए। तो ये क्लॉज पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो आर्बिट्रेशन ये जो कर रहे हैं वो सही या गलत है, ये सारी चीज़ें, और उसको कैसे डिफेंस देना है। अब जब भी हम ऑब्जेक्शन देते तो वो सारी चीज़ें जैसे कि आपका लोन एग्रीमेंट, आपको क्या नोटिस आया है, और ये आपको कैसा उसको रिप्लाई करना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊँगा दोस्तों। एकदम आम भाषा में समझाऊँगा, ताकि हर एक मतलब कोई भी पर्सन इसको आप ऑब्जेक्शन दे सके। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले नोटिस से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक समा ऑनलाइन और डिस्प्यूट्स रिज़ॉल्यूशन इंस्टीट्यूशन है। इनके द्वारा जो है अपने क्लाइंट को जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की नोटिस आई है। उसमें ये केस नंबर, एग्रीमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइड की है। अब यहाँ पे इतना-इतना पेमेंट माँगा गया है, और इसमें ये बोला गया है कि ये एडवोकेट जो है, ये एडवोकेट आपके और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये जो एडवोकेट जो है हमने हायर कर लिए। ठीक है? अब ये एडवोकेट या ये आर्बिट्रेटर, मतलब ये जो एडवोकेट, ये जो नाम लिखा है, इनको क्या किया है? इज अपॉइंटेड एज अ प्रपोज्ड आर्बिट्रेटर। मतलब इनको क्या कर दिया है हमने, एक आर्बिट्रेटर के तो जो है हमें इनके प्रपोजल दिया है कि इनको हमें आर्बिट्रेटर हमें चुनना है। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा डिफेंस क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये जो समा है या फिर कोई आर्बिट्रेटर का नाम दिया है, वो एक्चुअल में हमारे एग्रीमेंट में है क्या? जब हमने लोन लिया था, तो उस टाइम का जब लोन में जो क्लॉजेस डाले हुए थे, उसमें ये समा का नाम डाला हुआ है क्या? अब ये और भी बहुत सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि ये समा, ये बैंक वालों के जो डिस्प्यूट में ज़्यादातर ये समा, प्रीसोल 360 और भी बहुत सारे एडीआर,
और बहुत सारे जो मैं नाम यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को नोटिसेस ऑलरेडी आए होंगी, इन नामों से ज़्यादातर आपको नोटिसेस आती है। तो मैंने जैसे इसको देखा, तो हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं इस नोटिस को, तो देख लीजिए यहाँ पे। पहले तो हम यहाँ पे जाएँगे, तो जिनके पास एग्रीमेंट है, जिन लोन बोरोवर के पास एग्रीमेंट है, जिन्होंने लोन लेते समय देखो यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है लोन कंपनी के साथ, जहाँ पे जिस पे आप जो है साइन वगैरह करते हो ना, तो वो एग्रीमेंट आपको मेल पे वगैरह आपको आया होगा, तो उसमें आप ये चेक कर लेना। अब मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये लोन जो क्लॉज है अपने एग्रीमेंट का, इसमें क्या बोला गया है कि जब भी कोई आगे जाके आप मान लो लोन डिफ़ॉल्ट करते हो और आप उसको पे नहीं कर पाते हो, तो आगे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? क्या आर्बिट्रेशन करेंगे या फिर दूसरा कोई रेमेडी अपनाएँगे? तो अभी इस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ है। अब बट कैसा क्लॉज़ है, तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर ये द लोन इज डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ इंडिया। The parties hereto expressly agrees that all dispute arising out and relating to this loan, this or any other relevant document shall be subject to exclusive judicial court of tribunal in city place in which branch of the bank from where the disbursement has been made in situated। अब इन्होंने क्या बोला है, जहाँ पे आपको लोन डिसबर्स किया है, उस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, जो आर्बिट्रेशन का जुरिडिक्शन है, ऐसा उन्होंने कहा है। सब्जेक्ट टू एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन of court tribunal of city place in which the branch of bank from where the disbursement has been made in situated, provided that exclusively opposite shall binding borrower to bank shall entitle preserve same in any other court of complete jurisdiction any other place। मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है, सॉरी दोस्तों, कि जहाँ पे आपका लोन डिसबर्समेंट हुआ है और अगर वहाँ पे मान लो आगे जाके हमें आर्बिट्रेशन करना है, तो आपको ऐसे सेम जहाँ पे आपका लोन डिसबर्स हुआ है, वहाँ वही सिटी में, वही राज्य में हम आर्बिट्रेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। हम कहीं पे भी अदर प्लेस पे भी ये जो है आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। मान लो आप फॉर एग्जांपल पुणे में रहते हैं, तो आपका आर्बिट्रेशन मुंबई में चलेगा। आप पटना रहते हैं, आपका आर्बिट्रेशन चेन्नई में चलेगा, दिल्ली में चलेगा, बैंगलोर में चलेगा। तो ऐसा करके इन्होंने क्लॉज डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी ये लोग क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड द फर्दर दैट एनी डिस्प्यूट बिलोंगिंग द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन लिमिट ऑफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकवरी डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसके तहत भी वो काम, मतलब आपके ऊपर आगे जाके केसेस वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, देन सच डिस्प्यूट शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। मतलब हम आर्बिट्रेशन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे आर्बिट्रेशन कैसे करा सकते हैं, और इज री इनैचमेंट बाय द सोल आर्बिट्रेटर। अब सोल आर्बिट्रेटर से आर्बिट्रेशन आपका करा सकते हैं। अब कैसे, बाय अपॉइंटेड बाय द बैंक। मतलब सोल आर्बिट्रेटर कौन नियुक्त करेगा, देखो इन्होंने पहले ही जो है अपना यहाँ पे क्लॉज मेंशन कर दिया अपने एग्रीमेंट में कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बैंक। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कौन करेगा, तो बैंक करेगा। अब ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। अब सोलह आर्बिट्रेटर की जब भी नियुक्ति हो जाती है, तो दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। अब दोनों पार्टी की कंसेंट जब वहाँ पे होती नहीं है, कोई एक पार्टी उसको ऑब्जेक्ट ही करता है, तो फिर आपको आर्बिट्रेशन आगे बढ़ाना ही नहीं है। उसमें क्या होता है, आर्बिट्रेशन का अगर आगे बढ़ाना है, अगर वैसे स्पेसिफिक क्लॉज उसमें कुछ कोई आर्बिट्रेटर के नाम से या फिर इंस्टीट्यूशन के नाम से नहीं लिखा होगा, तो आपको तो हाई कोर्ट में सेक्शन 11 की पिटिशन लगा के हाई कोर्ट के द्वारा आर्बिट्रेटर चुन लेना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट बाय द बैंक, मतलब बैंक ने आर्बिट्रेटर चुनना है, वन साइडेड इन्होंने ही चुनना है। द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी इन द सिटी ऑफ प्लेस विच इज द branch of the bank from where the disbursement has been made situation in such other place as the bank may determine। मतलब बैंक को जहाँ पे लगे, अच्छा जहाँ पे बैंक का ब्रांच है वहाँ पे वो आर्बिट्रेशन करेगा। The cost of such arbitration shall be borne by the losing party or otherwise determined in the arbitration award if the party is required to enforce the award by the legal action of any kind। The party against whom such legal action taken shall pay all reasonable cost
and expenses, otherwise attorney's fees including cost, additional litigation, arbitration. अब यहाँ पे मैं दोस्तों आपको ये क्लॉज में देखिए मैंने सारा पढ़ के तो दिखाया, बट मैं आपको यहाँ बस एक यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये पूरे क्लॉज में कहीं पे भी इस समा ओडीआर का नाम जो है लिखा नहीं है। ठीक है, ना कोई ये जो आर्बिट्रेटर का नाम इन्होंने बताया एडवोकेट रेशमा, इनका भी नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है। और उसमें लिखा क्या है कि ये बैंक जो है क्या करेगी, आर्बिट्रेटर चुनेगी। बस आप इतना ही पॉइंट आउट मैंने जो किया है इतना ही आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे समा का कोई आर्बिट्रेशन का समा से हम आर्बिट्रेशन करेंगे ऐसा कोई उसमें क्लॉज में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये जो समा है ये आर्बिट्रेशन जो है आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकता, ना आर्बिट्रेटर कोई चुन सकता है, ये चैलेंज हो जाएगा। क्यों चैलेंज हो जाएगा? क्योंकि एग्रीमेंट में वैसा उनका कोई स्पेसिफिकली नाम उनका दिया ही नहीं, और ये समा जो है क्या करेगा, अभी आर्बिट्रेटर जो बैंक के बिहाफ में चुनेगा, और ये जो आगे डिस्प्यूट करेगा, इंटरिम ऑर्डर करेगा, अकाउंट फ्रीज करेगा, अवार्ड करेगा, फिर एग्जीक्यूशन करेगा और सारी चीजें आगे करेगा। अब इनका कोई नाम ही नहीं है अपने एग्रीमेंट में, तो ये कैसे कर पाएंगे? तो इनको जो है हमने क्या किया है, देखो दोस्तों, कि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बना के दिया है, मतलब जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में सहभागी हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई वकील साहब के थ्रू हमें नोटिस नहीं देने की जरूरत। आप जो है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस हमें देना है, मतलब हमें हमारा कहना उस आर्बिट्रेटर तक पहुंचाना है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आर्बिट्रेटर का ऊपर नाम है और नीचे अपॉइंटेड बाय समा, और यहाँ पे लोन नंबर वगैरह सारे बैंक का नाम, यहाँ पे अपने क्लाइंट का नाम छुपा दिया है। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन चैलेंज टू जुरिडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 12, 13 और 16। मतलब ये जो सेक्शन के अंदर ये हम ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या है, देखो कैसे लिखना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टेट द रेस्पोंडेंट एट द आउटसेट सबमिट दैट ऑनरेबल ट्रिब्यूनल लैक द जुडिक्शन द इंटरटेन टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग। हम बोल रहे हैं कि कोई इस ट्रिब्यूनल को जुडिक्शन ही नहीं है जो इंटरटेन करना है इस डिस्प्यूट को। द क्लेमेंट हैज unilaterally initiated arbitration through the sama ODR platform, which is a total pressure for the agreed upon dispute resolution clause। अब यहाँ पे ये जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट कौन है? ये बैंक है। अब ये बैंक ने क्या किया है, यूनिलैटरली इनिशिएट कर दिया आर्बिट्रेशन थ्रू द समा, मतलब समा का यहाँ पे कोई लेना देना ना, कोई उसका नाम है वहाँ पे अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो फिर भी इन्होंने क्या कर दिया, इसको इनिशिएट कर दिया। अब आगे हम बोलते हैं द रिस्पॉन्डर कैटेगरी डिनाइज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ 3 एंड 4, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस क्लेम उन्होंने दिया था उसके ऊपर हमने रिप्लाई दिया है यहाँ पे। Declaration to the statement of claim, the claimant has falsely categorized the facility as vehicle and machinery. The actual agreement dated इस डेट को हुआ था, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल पर्सनल लोन। मतलब ये जो देखो हमने क्या करना है, छोटी छोटी कमियां निकालना है। अब हमारा क्लाइंट बोला कि हमने कोई व्हीकल या फिर मशीनरी का लोन लिया ही नहीं कोई व्हीकल मशीनरी हमने उसमें मॉर्गेज की ही नहीं, तो इन्होंने कैसे इसमें उनके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में लिख दिया? तो इसको हमने ये बोला कि हमने कोई ऐसा मतलब फॉल्सली इन्होंने कैटेगराइज कर दिया और ये बोल दिया है कि व्हीकल मशीनरी का लोन है, बट ये व्हीकल मशीनरी का लोन ना होते हुए ये पर्सनल लोन है। इसमें कोई नेवर एनी हाइपोथेकेशन, मतलब कोई व्हीकल वगैरह इसमें हमने मॉर्गेज नहीं रखी है, ना कोई हमने परचेज। अब डिनायल ऑफ समा क्लॉज, देखो अभी क्या है, इट इज स्पेसिफिकली डिनाइड दैट एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज रेफर डिस्प्यूटेड समा एनी ओडीआर इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे क्लॉज 5, अभी में हमने इस एग्रीमेंट में जो क्लॉज 5 था इसका जिक्र हमने यहाँ पे कर दिया। हमने यही बोला, इनको यही समझाया कि देखो appraisal of causal clause 5 of the terms and condition applicable to personal loan dated signed party clearly state that dispute shall be referred a sole arbitrator appointed by the bank। मतलब appointed by the bank मतलब ये तो क्या है, यूनिलैटरल हो गया। that the place of arbitration shall be city in which is branch from the disbursement has been made situated। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने इनको समा को एंगेज किया है, और क्लॉज ये बोलता है कि सोल आर्बिट्रेटर करेगा, बट वहां से डायरेक्टली समा देखो खुद भी करते ही है तो भी अटक जाते हैं। अब इन्होंने समा का सहारा लिया तो भी ये अटकेंगे। द एग्रीमेंट नाउ वेयर मेंशन समा ऑलवेज सॉल्यूशन द क्लेमेंट कैन नॉट यूनिलैटरली अमेंड द कॉन्ट्रैक्ट इज
इंक्लूड थर्ड पार्टी और प्लेटफॉर्म विदाउट एक्सप्रेस रिटन कंसेंट टू रिस्पॉन्डर। मतलब इसमें समझ में आया कि आपको मैंने क्या बोला, कि ये बोला था कि बैंक अपॉइंटमेंट करेगा आर्बिट्रेटर को, बट यहाँ पे बैंक ने अपॉइंटमेंट किया क्या? नहीं, ये समा ने किया। बस हमने यही निकाल लेना है कि सामने वाले का क्या लिखा हुआ है उसके स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में, उसमें बस हमें उसको डिनाई ही करते जाना है। अब अगर यहाँ पे समा ना होता, ठीक है, अब बैंक ने ही उसको अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर किया होता, तो हम ये बोलते हैं कि ये तो यूनिलैटरल क्लॉज है, ये वन साइडेड क्लॉज है, ऐसा तो आर्बिट्रेशन चलता ही नहीं, बैंक खुद ही आर्बिट्रेटर अपना नहीं चुनता। फिर हम उसको आगे जाके वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो परकिंग इस्टमन का जजमेंट दिखाते हैं, और उसमें ये बोलते हैं कि जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है वो पार्टी सोल आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। जब ये लाइन आता अपॉइंटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक अपॉइंट करता तो हम ये बोलते, बट यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ने ना करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, समा के थ्रू कर दिया। तो ये तो वैसे भी मतलब हमारा ऑब्जेक्शन इसमें यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे बाकी भी सारे हमने जो है डिफेंस यहाँ पे हमारे क्लाइंट के बिहाफ में ले लिए। अब देखो, हर एक की सिचुएशन जब भी आप ऑब्जेक्शन देते हो वो अलग अलग होती है। उनके जो लोन एग्रीमेंट्स है, उनका जो भी फैक्ट्स है, वो देख के हमें जो है ऑब्जेक्शन करना पड़ता है। तो हर एक का थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन वहाँ पे मॉडिफाइड हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो को दिखा दिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो, देर इज नो meeting of minds regarding the appointment of arbitrator via the online platform, the intention this proceeding violation of Indian Contract Act। अब और भी डिफेंस यहाँ पे ये लिया गया है, रिप्लाई ऑन मेरिट, द रिस्पोंडेंट पुट द क्लेमेंट स्ट्रिक्ट पुट टू एलिज्ड आउटस्टैंडिंग। ये जो आउटस्टैंडिंग उन्होंने दिखाया, उसकी कोई हमें प्रूफ ही नहीं मिला कि कैसे ये बन गया, कैसे आपने इसको ब्याज लगाया, कैसे इसका मुद्दल है, कितना उसमें ईएमआई काटा था, कितना माइनस किया, ऐसा कोई हमें कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं मिला। तो ये अमाउंट क्या है, ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट रिपीट द रिलाइज अपॉन द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल derives it power from the arbitration agreement। अब आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल बोल रहा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से हमें पावर मिला है, बट यहाँ पे पावर उनको हमको किसी ने दिया ही नहीं। between the parties in the present case the agreement clause 5 provide the specific mode of arbitration, physical location, branch city। अब यहाँ पे कोई सिटी भी नहीं मेंशन की कि इसी सिटी में हमें आर्बिट्रेशन करना है। तो ब्रांच सिटी तो को देखो ऐसे क्लॉजेस नहीं डाले जाते, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लॉजेस होने होने चाहिए। फिर तो ये ऐसे वन साइडेड क्लॉजेस हो जाते हैं, ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ऐसे वन वन साइडेड क्लॉजेस नहीं डाले जा सकते। The claimant has failed to show any clause in the signed agreement dated so and so that authorize Sama to conduct this proceeding। अब इसमें समा क्लेमेंट कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है कि एग्रीमेंट में इस समा का नाम है जो कंडक्ट करेंगी प्रोसीडिंग, इनका कोई नाम ही नहीं है। कॉन्सिक्यूटली द अपॉइंटमेंट ऑफ लर्नर आर्बिट्रेटर थ्रू द अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म इज वाइड अब इन इश्यू। मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा बाद में, क्या मतलब वाइड हो जाएगा, उसको हम बाद में चैलेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इट इज प्रेयर्ड दैट ऑनरेबल ट्रिब्यूनल प्लीज rule on jurisdiction terminate the present proceeding for want violate arbitration act consing the platform। आप क्या करिए, इस प्रोसीडिंग को बंद करिए, ऐसा हमने इनको बोला। अब इनको आगे हम ये भी बोलते हैं कि रिस्पोंडेंट सबमिट दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ लर्नर आर्बिट्रेटर इज बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। टीआरएफ लिमिटेड का एक जजमेंट है और परकिंग इंस्ट्रूमेंट का एक जजमेंट है। इन दोनों जजमेंट में यही बोलता है कि विच प्रोहिबिट द यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर बाय वन पार्टी हु हैज इंटरेस्ट इन आउटकम ऑफ डिस्प्यूट। मतलब किसी को, एक पार्टी को आउटकम में डिस्प्यूट है, अब वो पार्टी खुद ही आपका आर्बिट्रेटर नहीं चुन सकता है, ऐसा इन जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोला गया है। अब यहाँ पे तो हम आगे ये बोलते, द लर्नर आर्बिट्रेटर हैज अपॉइंटेड थ्रू अ प्लेटफॉर्म chosen exclusively by the bank, there is a justified doubt as to independence and impartiality of the process when the platform itself service provided the bank। मतलब बैंक को ये प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये जस्टिफाइबल डाउट है कि ये इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर कैसे हुआ। देखो दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जो आम आदमी है, जो आम आदमी को जितना एकदम सिंपल करके समझाया जा सकता है उतना मैं आपको सिंपल कराऊंगा। रिस्पोंडर नेवर गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट द सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। हमें कोई जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, डायरेक्ट आपने नाम ही भेज दिया कि ये आर्बिट्रेटर से हम करेंगे।
The appointment is violation of 7th Schedule of Arbitration Conciliation Act. Unilateral control over the appointment process by the claimant bank create inherent bias, मतलब bias established नहीं होता है उनका कि ये जो 7 शेड्यूल के अनुसार ये आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंटमेंट पूरा कंट्रोल इन्हीं का ही है, बैंक का ही है, ऐसा हम यहाँ पे बोले। अब यहाँ पे यही बोला, इट इज प्रेड दैट लर्नर आर्बिटर रिस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसीडिंग एज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज लीगली अनसस्टेनेबल एंड बायस्ड। मतलब आप क्या करिए, इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को बंद करिए। अब यहाँ पे वही हमने प्रेयर भी मांगे कि आप जो है ये आर्बिट्रेटर समा को अब ये ट्रिब्यूनल को जुडिक्शन नहीं है, आप ये उसको बंद करिए। आप ये जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो बैंक ने दिया है आपके पास आर्बिट्रेटर के पास, ये भी जो है आप इसको सेट असाइड करिए, डिसमिस करिए और इस प्रोसीडिंग को टर्मिनेट करिए। ठीक है, अलाउ, अगर आपको फिर भी आप ये चालू रखते तो डिटेल रिप्लाई ऑन मेरिट लेटर स्टेज, मतलब अगर फिर भी आप इसको चालू रखेंगे तो हम आगे भी इसको रिप्लाई फाइल करेंगे और इन पास एनी ऑर्डर अदर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में डीम फिट। मतलब आपको और भी कोई हमारे फेवर में जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और इक्विटी के फेवर में कोई ऑर्डर पास करने तो आप ऑर्डर पास करिए, ऐसे हमने आर्बिट्रेटर को बोला। यहाँ पे आपके क्लाइंट की साइन वगैरह, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और फिर ये जो है दोस्तों, इस तरीके का जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो है आपको अपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में और बैंक को ये आपको ईमेल द्वारा या फिर बाय पोस्ट द्वारा उनको भेजना पड़ता है, ताकि फिर भी इन्होंने आगे चालू रखा, इंटरिम ऑर्डर वगैरह किया, अवार्ड वगैरह किया, तो आप इसको अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं और इसको इस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को सेटिसाइड कर सकते हैं, अवार्ड को सेटिसाइड कर सकते हैं। कोई इंटरिम ऑर्डर्स वगैरह किए हैं, आपके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, तो ये भी आप जाके आगे जाके बंद करवा सकते हो, उसको सेटिसाइड स्टे वगैरह कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता लाता रहता हूँ। पिछले भी वीडियो मैंने ऐसे ही बनाए हैं और आपके जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, मतलब जो न्याय होना चाहिए वो नेचुरली होना चाहिए, ना कि किसी अन्याय के द्वारा न्याय होना चाहिए। मतलब पहले अन्याय करो फिर न्याय कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। नेचुरली न्याय होना चाहिए, जो सच का साथ देने वाला न्याय होना चाहिए, तब जाके वो न्याय होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के जो बेसिक तत्व है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसे आर्बिट्रेशन जो है आगे जाके चैलेंज होते हैं, आगे जाके चैलेंज होते हैं और उसको आप स्टे वगैरह ले सकते हो, उसको सेट असाइड भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स मैंने अपने इस यूट्यूब वीडियो पे डाल के रखे हैं दोस्तों। आप ज़रूरतमंद लोगों को ऐसे वीडियोस आप शेयर करते रहना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करते रहना दोस्तों, आपका प्यार दिखाता रहना। और आप इस कमेंट में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप लिखिए, मैं आपको ज़रूर उस पे रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।